वर्दीधारी चैनल से लिए गए नोट्स हैं। ये केके सर के अपने हस्तलिखित नोट्स हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। जी सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोट सच में इस विषय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ शब्द दूसरे शब्दों को एक नई पहचान देते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य किरदारों को पहचानना जरूरी है। हाँ, और व्याकरण की भाषा में इन मुख्य किरदारों को विशेषण और विशेष्य कहा जाता है ना? एकदम सही। जहां तक सामान्य समझ की बात है, विशेषण वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की खूबी या खामी बताता है, और विशेष्य वो है जिसके बारे में बात हो रही है। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर एक वाक्य है काला घोड़ा, तो यहाँ घोड़ा विशेष्य है। हाँ, क्योंकि हमारी चर्चा का केंद्र वो जानवर है और काला उसका विशेषण है जो हमें उस जानवर के रूप के बारे में बता रहा है। लेकिन देखो, भाषा इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती। मतलब इसमें और क्या पेच है? इस अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही आकर्षक अवधारणा पर जोर दिया गया है, जिसे प्रविशेषण कहते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो विशेषण के आगे लगकर खुद विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं। अरे रुको, ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों की भी विशेषता। अगर इसे आज की तकनीक से जोड़कर देखा जाए तो ये बिल्कुल सोशल मीडिया फिल्टर की तरह काम करता है। अरे वाह, क्या बेहतरीन तुलना है। बिल्कुल एक फिल्टर की तरह। हाँ, कोई तस्वीर पहले से ही रंगीन या सुंदर है जो उसका विशेषण हुआ, लेकिन जब उस पर एक फिल्टर लगा दिया जाता है तो वो उस रंग को और गहरा कर देता है। वो फिल्टर एक तरह से भाषा का प्रविशेषण ही तो है। बहुत खूब। इस सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ये उदाहरण तो व्याकरण की परतों को समझने के लिए एकदम मास्टरपीस है ना? अगर इस एक वाक्य को खोलकर देखा जाए तो इसमें पूरा विज्ञान छिपा है। यहाँ हमारा मुख्य विशेष्य सेब है। सबसे पहले बताया गया कि वह कश्मीरी सेब है, जो उसका स्थान बता रहा है। फिर आगे बताया गया कि वह लाल होता है। तो लाल रंग भी सेब का एक और विशेषण हो गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। लाल कैसा? सिंदूरी लाल। और यहीं पर वो फिल्टर वाला प्रभाव आता है। सिंदूरी शब्द सेब की विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि वो उस लाल रंग की तीव्रता को और अधिक स्पष्ट कर रहा है। सटीक तौर पर। इसलिए सिंदूरी यहाँ प्रविशेषण का काम कर रहा है। इसी तरह का एक और बहुत ही आम उदाहरण हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। वह अत्यंत सुंदर है। अच्छा, यहाँ वह सर्वनाम हो गया, सुंदर विशेषण है, और अत्यंत ने उस सुंदरता के स्तर को बढ़ा दिया, तो वो प्रविशेषण बन गया। एकदम सही पकड़े। और देखो, ये केके सर के अपने हस्तलिखित नोट्स हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। जी सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर सर, इन सब उदाहरणों को देखकर मेरे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है। हाँ, पूछिए। क्या बोलते या लिखते समय इन शब्दों को वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है? मतलब क्या इनका कोई तय भूगोल होता है? ये सवाल हमें वाक्य संरचना के मनोविज्ञान की ओर ले जाता है। वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के मुख्य रूप से दो रूप माने जाते हैं। पहला उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य और विधेय ये कैसे काम करते हैं? जब विशेषण अपने विशेष्य यानी संज्ञा से ठीक पहले आता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा अनार या खट्टा दही। इन दोनों में मीठा और खट्टा पहले आए हैं। ठीक है। अगर विशेषण पहले है तो वो उद्देश्य विशेषण है, लेकिन अगर स्थिति उलट जाए तो क्या होगा? तब वो विधेय विशेषण बन जाता है। इसमें विशेष्य पहले आता है और विशेषण बाद में। उदाहरण के लिए, सूरज लाल होता है या चांद सफेद दिखता है। अच्छा, यहाँ सूरज और चांद वाक्य की शुरुआत में है और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द बाद में आए हैं। लेकिन सर, व्याकरण के नजरिए से तो ये नियम स्पष्ट है, पर असल जिंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अर्थ भले ही समान रहें, लेकिन वाक्य का जोर या जो एम्फेसिस है ना, वो पूरी तरह बदल जाता है। ये भाषा का मनोवैज्ञानिक पहलू है। वो कैसे? देखो, जब कोई कहता है मीठा अनार, तो बोलने वाले का पूरा ध्यान उस मिठास पर है।
वो सुनने वाले के दिमाग में पहले मिठास की भावना जगाना चाहता है। लेकिन जब कहा जाता है सूरज लाल होता है, तो यहाँ प्राथमिक विषय सूरज है। हाँ, मतलब वक्ता पहले ध्यान सूरज पर केंद्रित करवाता है और फिर अतिरिक्त जानकारी के रूप में उसके लाल होने की बात कहता है। बिल्कुल। शब्दों की ये छोटी सी अदला-बदली वाक्य के प्रवाह को गहराई से प्रभावित करती है। अब जब हम शब्दों के भूगोल को समझ चुके हैं, तो यह जानना जरूरी है कि ये शब्द असल में काम क्या करते हैं। जी सर, बनावट और उपयोग के आधार पर विशेषण को 4 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है ना? हाँ, चलिए पहले 2 स्तंभों को खंगालते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। ये विशेषण की सबसे विस्तृत और रंगीन श्रेणी है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार या रंग का बोध कराते हैं। एकदम सही। अध्ययन सामग्री में इसके 7 उपभेदों का बहुत ही सूक्ष्म विवरण दिया गया है, जैसे कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक, आकारबोधक, दशाबोधक और गुणबोधक। स्थानबोधक जैसे कश्मीरी या इलाहाबादी, और दशाबोधक जैसे बूढ़ा या कमजोर। हाँ, और इसमें ना एक बहुत ही दिलचस्प उपभेद शामिल है, दृष्टव्य। दृष्टव्य। इसका इस्तेमाल भाषा में किस तरह होता है? ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। दृष्टव्य का मतलब है जो दिखाई देने योग्य हो। अक्सर हम किसी चीज के आकार की तुलना करते हुए सा या सी प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसने एक बड़ा सा घर बनवाया। अच्छा, यहाँ बड़ा सा शब्द किसी ठोस नाप की बात नहीं कर रहा, बल्कि घर के विशाल होने का एक दृश्य उकेर रहा है। बिल्कुल सही। अब दूसरे मुख्य स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का सीधा सा अर्थ है नाप, तौल या मात्रा। इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित, सही? हाँ। निश्चित परिमाणवाचक में मात्रा का एक ठोस पैमाना होता है, जैसे मुझे 50 ग्राम दूध चाहिए। और अनिश्चित में केवल एक धुंधला सा अंदाजा होता है, जैसे थोड़ा दूध या बहुत पानी। सर, यहाँ पर एक बहुत ही तार्किक उलझन सामने आती है। परिमाण यानी नापतौल और संख्या यानी गिनती, इन दोनों के बीच अक्सर बहुत भ्रम होता है। हम कैसे तय करें कि क्या परिमाणवाचक है और क्या संख्यावाचक? ये उलझन बहुत आम है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। परिमाणवाचक विशेषण उन चीजों के साथ जुड़ते हैं जो एक सतत या कंटिन्यूअस मात्रा में होती हैं, जिन्हें अलग अलग गिना नहीं जा सकता। जैसे दूध, पानी या सोना। बिल्कुल। आप एक दूध या 2 सोना नहीं कह सकते। इन्हें मापने के लिए लीटर या ग्राम जैसे किसी मानक की आवश्यकता होती है। इसलिए 50 ग्राम दूध हमेशा परिमाणवाचक होगा। समझ गए। इसके विपरीत जो वस्तुएं अपने आप में अलग अलग और गिनने योग्य होती है, उनके आगे लगने वाले विशेषण संख्यावाचक कहलाते हैं ना? एकदम सही। और देखो, ये के सर के अपने हस्तलिखित नोट्स हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। जी सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब हम तीसरे मुख्य स्तंभ पर आ गए हैं, संख्यावाचक विशेषण। हाँ, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक का वही नियम लागू होता है। अनिश्चित तो आसान है, जैसे मेले में हजारों लोग आए थे, लोगों को गिना जा सकता है, लेकिन स्पष्ट गिनती नहीं है। और निश्चित संख्यावाचक के प्रकार तो बहुत ही ध्यान खींचने वाले हैं। बिल्कुल। इसे 6 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। पहला है पूर्णांक बोधक, जहां स्पष्ट और पूरी संख्या होती है, जैसे घर में 4 प्राणी हैं। और दूसरा है अपूर्णांक बोधक, जो किसी चीज के हिस्सों को दर्शाता है, जैसे 1.25, 2.5, 1.5, पौना। उदाहरण के लिए, मैंने तुम्हारा 1.5 घंटा इंतजार किया। सर, यहाँ एक पल के लिए रुकना जरूरी है। ये जो अपूर्णांक बोधक वाला हिस्सा है ना, 1.25, 1.5, 2.5, ये हिंदी भाषा की एक अत्यंत अनूठी विशेषता है। हाँ, ये तो है। अगर अंग्रेजी से इसकी तुलना की जाए तो वहाँ 2.5 को दर्शाने के लिए 2.5 या 2.5 जैसे लंबे वाक्यांशों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हिंदी में इसके लिए 2.5 जैसा एक सटीक शब्द मौजूद है। अरे, बहुत सही अवलोकन है आपका। ये साबित करता है कि हमारी भाषा दैनिक जीवन और व्यापार के मामले में कितनी तेज और कुशल है। बिल्कुल। इसके आगे के प्रकार क्या है सर? तीसरा है क्रमवाचक, जो किसी कतार में स्थान बताता है, जैसे मेरी 5वीं मीटिंग है। चौथा है आवृत्तिवाचक, जो गुणांक को दर्शाता है, जैसे 2 गुना या तिगुना। और अगर हमें किसी पूरे समूह को एक साथ संबोधित करना हो तो? उसके लिए समुदायवाचक है। ये पूरे गुट को एक इकाई मान लेता है, जैसे चारों भाई बहन। और अंत में छठा प्रकार है प्रत्येक बोधक,
जो बड़े समूह में से हर एक को अलग अलग इंगित करता है। जैसे हर एक या चार चार शेर देखे। बिल्कुल सही। और अब आते हैं चौथे और अंतिम मुख्य स्तंभ पर, सार्वनामिक विशेषण। सर मुझे ये हमेशा से थोड़ा विरोधाभासी लगता था। सर्वनाम की परिभाषा ही ये है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, तो जो संज्ञा की जगह ले रहा है वो उसी की विशेषता कैसे बता सकता है? ये विरोधाभास तब दूर होता है जब हम शब्द के काम पर ध्यान देते हैं। जब कोई सर्वनाम अकेला खड़ा होता है तो वो सर्वनाम का ही काम करता है, लेकिन जब वही शब्द किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर बैठ जाए और उसकी तरफ इशारा करने लगे, अच्छा, तो वो विशेषण बन जाता है। क्या इसे किसी आधुनिक उदाहरण से समझा जा सकता है? बिल्कुल। इसे एक लेजर पॉइंटर की तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए यह एक सर्वनाम है, लेकिन जब मैं कहता हूं यह घर मेरा है, तो यहां यह शब्द उस घर की तरफ एक लेजर बीम डाल रहा है। अरे वाह, मतलब ये एक भीड़ में से किसी एक विशिष्ट चीज को अलग कर रहा है कि कौन सा घर, ये घर। एकदम सही। इसीलिए इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसके भी दो रूप हैं, मौलिक जैसे ये या वह, और यौगिक जो सर्वनामों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे जैसा देश वैसा भेष। हाँ, और एक बार फिर याद दिला दूं, ये के सर के अपने हस्तलिखित नोट्स हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। जी सर, यह पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेजर पॉइंटर वाला नजरिया इसे पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। अब सर, तुलना के बारे में बात करते हैं। हाँ, इंसानी फितरत है कि वो हमेशा चीजों की तुलना करता है, कौन बेहतर है, कौन तेज है। नोट्स में तुलनात्मक विशेषण की अवस्थाओं का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जिक्र किया गया है। तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई गई है ना? बिल्कुल। पहली है मूलावस्था। इसमें कोई तुलना नहीं होती, यह बस एक तथ्य को बयान करने का तरीका है। जैसे गीता एक सुंदर स्त्री है। लेकिन जब कोई प्रतियोगिता शुरू होती है तो हम दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, उत्तरा अवस्था। सही कहा। यहाँ दो वस्तुओं को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। सामग्री में दिया गया उदाहरण है, करेला नीम से कड़वा है। और फिर आती है उत्तमावस्था, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, जहां कोई और विकल्प बचता ही नहीं। जैसे करेला सबसे कड़वा है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है संस्कृत भाषा का प्रभाव। इन अवस्थाओं को दर्शाने के लिए हिंदी में शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाने का एक सुव्यवस्थित फॉर्मूला मौजूद है। जैसे तर और तम लगाना। बिल्कुल। उत्तरावस्था के लिए तर और उत्तमावस्था के लिए तम लगाया जाता है। जैसे न्यूज चैनलों में अक्सर उच्चतम न्यायालय का जिक्र होता है। अच्छा, उच्च हो गया मूल शब्द, उच्चतर यानी हायर और उच्चतम यानी हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। एकदम सही। इसी तरह निम्न से निम्नतर और निम्नतम, ये वाकई एक गणितीय फॉर्मूले की तरह काम करता है। सर, इन सब बातों ने मेरे दिमाग में एक और सवाल खड़ा कर दिया है। तुलना करना, गिनना, नापना, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन ये सारे विशेषण शब्द आखिर पैदा कहाँ से होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शुरुआत से ही डिक्शनरी में इनकी कोई अलग सूची थी? शायद नहीं। नोट्स के अंतिम हिस्से में एक पूरी सूची है जहां संज्ञा को विशेषण में बदलते हुए दिखाया गया है। हाँ, देखो, भाषा कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है। ज्यादातर विशेषण संज्ञा शब्दों की ही कोख से जन्म लेते हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से शब्द गढ़े जाते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए भूगोल एक विषय है, एक संज्ञा है, लेकिन जब किसी घटना को भूगोल से जोड़कर बताना हो तो एक प्रत्यय लगाकर इसे भौगोलिक बना दिया जाता है। अरे हाँ, इसी तरह इतिहास से ऐतिहासिक, आलस से आलसी और अग्नि से आग्नेय बन जाता है। और सिद्धांत से सैद्धांतिक। सर, इन रूपांतरणों में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा सम्मोहित करती है वो है स्थानों के नामों का विशेषण में बदल जाना। वो कैसे? कैसे एक शहर का सिर्फ नाम पूरी की पूरी संस्कृति और स्वाद का विशेषण बन जाता है। जैसे बनारस एक शहर है, लेकिन जब हम बनारसी बोलते हैं तो ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता। हाँ, बनारसी साड़ी, बनारसी पान या बनारसी अंदाज। बिल्कुल। कश्मीर से कश्मीरी या इलाहाबाद से इलाहाबादी।